हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें क्या पढ़ना है कि जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो किस किस इंटरवल्स पर उसका इनवर्स पॉसिबल है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, अब एक बात ध्यान रखनी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो वन वन फंक्शन हो या ऑन टू फंक्शन हो। ठीक है। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा क्लास 12th के। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर समझाने की अगेन। ठीक है। चलो, तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन are not one or onto function on their domain and range, so their inverse does not exist in all values, but their inverse may exist in some interval of their domains and range। ठीक है। तो हमारे पास जो मैंने क्या जैसे कि बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल कब है, जब मेरे पास क्या हो, वन वन, या तो क्या हो मेरे पास वन वन हो या फिर ऑन टू फंक्शन हो। या तो वन वन फंक्शन हो, मेरे पास वन वन फंक्शन हो, या फिर ऑन टू फंक्शन हो। यदि मेरे पास वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन है, कोई भी फंक्शन मेरा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी मेरा अगर वन वन या ऑन टू फंक्शन है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। इसे लिखा कैसे जाता है कि जैसे कि मेरे पे एफ एक्स इक्वल्स टू में वाई लिखा हुआ है। ठीक है। देन एक्स यहीं पे छूट जाएगा, एफ जो है उधर जब जाएगा तो इन्वर्स फॉर्म में चले जाएगा, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में रिप्रेजेंट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे ने लेट करा है, मेरे पास साइन एक्स इक्वल्स टू में वाई है। ठीक है। तो मैं यहाँ से साइन को अगर उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, उसके साइन का जो यहाँ पे थीटा है या फिर एंगल, इसको मैं इधर छोड़ देता हूँ, तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, साइन इनवर्स वाई। ठीक है। तो अब हम रिप्रेजेंट कैसे करा करेंगे इन्वर्स को, इस फॉर्म में। ठीक है। तो अभी हमने क्या मेन चीज़ें जो पढ़ी, हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैगा वो इन्वर्स उसका तब पॉसिबल है जब वो क्या हो, वन वन फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो। ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइक दिस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर हम लोगों ने, देखो अब ये बात तो हमने पढ़ ली कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होगा तब उसका इन्वर्स पॉसिबल है। बट वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होता क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप पढ़ चुके हो, मैं अगेन थोड़ा समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो मेरा वन वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन जो होता है, मेरा वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होता क्या है, अ फंक्शन a goes to b is said to be a one-one function or an injection if different elements of a have different image in b। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास ये एक एरो डायग्राम है, इस एरो डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है ना। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर कुछ अपने एलिमेंट्स है, जैसे कि इसमें A1 A2 A3 A4 है, इसमें क्या है मेरा B1 B2 B3 एंड B4 है। ठीक है। यदि मेरा एरो डायग्राम जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, इसके अंदर अगर मेरा A1 B1 से रिलेट करता है, ठीक है, A2 B2 से, A3 B3 से, A4 B4 से, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वन वन फंक्शन हुआ। वन वन फंक्शन कैसे, मतलब एक एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट किससे कर रहा है, मेरा बी सेट बी के एक एलिमेंट से। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि A2 ओनली एक ही एलिमेंट से जाके रिलेट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे केस में इनको क्या कहा जाता है, वन वन फंक्शन। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास इसी तरीके से, यदि मेरे पास एक यहाँ पर क्या है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है। इसके अंदर मेरे पास ये ए बिलोंग कर रहा है, ये एक दूसरे से क्या है, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने क्या नोटिस किया कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स ए के, वो क्या कर रहे हैं, सिंगल एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं सेट बी के। क्लियर बात। ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। जैसे कि अपने नाम से ही बता रहा है कि एक सेट ए का और एक सेट बी का अगर आपस में रिलेट हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, ये वन वन फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है ना। इसमें
बस ये चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी है कि वन वन फंक्शन में क्या होता है कि मेरे पास नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे बी के अरेंज हो रहे होंगे या फिर रिलेट हो रहे होंगे, लेकिन हाँ, सेट ए के सभी एलिमेंट जो होंगे वो डेफिनेटली रिलेट कर रहे होंगे सेट बी के एलिमेंट को, ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए अब इधर देखो, अगर मेरे पास एक यहाँ पर x1 है, ये मेरा रिलेट कर रहा है y1 को, मेरा एक x2 है जो कि रिलेट कर रहा है, ये भी मेरा किसको कर रहा है, y1 को कर रहा है, ये मेरा y3 को कर रहा है, यहाँ पे ये y4 को कर रहा है, यहाँ पे y5 को कर रहा है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि यहाँ पर x1 और x2 इन ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने क्या नोटिस किया कि जो इसकी इमेज है कि ये मल्टीपल इमेज मतलब एक सिंगल एलिमेंट से जाके ये कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में ये कहलाता है मैनी मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैनी एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब एक सिंगल एलिमेंट से जाके कनेक्ट हो रहे हैं या रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में मैनी वन फंक्शन कहलाएंगे। ये नॉट एन वन वन फंक्शन, ठीक है? मतलब क्या है कि ये एक वन वन फंक्शन नहीं है आपका, ठीक है? ये एक वन वन फंक्शन आपका नहीं है, ठीक है? तो अगर ये वन वन फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? चलो एक चीज़ और है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगी, ठीक? नाउ जरा एक और चीज़ समझ लेते हैं जो कि हमें दूसरी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी भी क्या पढ़ा है कि हमारा जो हमारा फंक्शन है अगर वन वन और ऑन टू फंक्शन है तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है? तो वन वन समझ आ गया, अब ऐसे ही ऑन टू फंक्शन समझो पहले कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन एफ ए गोज टू बी इज सेट टू बी एन ऑन टू इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज़ इट्स प्री इमेज इन ए। मतलब जो एलिमेंट बी हैगा, जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स जितने भी हों उसका प्री इमेज दिखना चाहिए ए के अंदर, ठीक है ना? चलो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल के लिए एक एरो डायग्राम है, इस एरो डायग्राम से समझ जाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ठीक? तो एरो डायग्राम में क्या दे रखा है मेरे पास, ये मेरा A1 है, ये मेरा B1 है, ठीक है? तो यहाँ पर ये इससे रिलेट कर रहा है, 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 ठीक है? तो इसके अंदर मैंने क्या देखा कि ऑन टू फंक्शन जो हैगा इसके अंदर एक एलिमेंट मेरा एक से जाके कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना? एक एलिमेंट मेरा एक से जाके कनेक्ट हो रहा है। अब बात आती है इसकी, ये एक अनदर एरो डायग्राम है, इसके अंदर क्या नोटिस कर रखा है हम लोगों ने कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है? तो एक सेट ए और बी के अंदर हमने क्या नोटिस किया कि मेरा ए यहाँ पर रिलेट कर रहा है इससे, A2 इससे रिलेट कर रहा है, A3 इससे रिलेट कर रहा है, A4 जो हैगा वो मेरा B4 एंड B5 दोनों से रिलेट कर रहा हो, ठीक है? मतलब आई मीन टू से कि सेट बी के कोई भी एलिमेंट ऐसा ना रहे जिसका कोई सेट ए को रिलेट ना कर रहा हो, ठीक है? तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है? बट एक बात ध्यान रखना, इनवर्स जो हैगा उसके अंदर मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पे एक सेट ए है और ये मेरा सेट बी है, ठीक है? सेट बी है, इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट ले रखे हैं जैसे कि 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे मैंने ले रखा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है? मैंने कोई सेट्स ले रखे हैं, तो यहाँ पर जो है ना इधर का एक एलिमेंट इधर के सभी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, पहली बात, ठीक है? और दूसरी बात क्या आएगी कि कोई भी एलिमेंट बी का लेफ्ट ना हो रहा हो, ठीक है? ए और बी का इवन कहेंगे, ए और बी का कोई भी एलिमेंट लेफ्ट ना हो रहा हो, तो ऐसे केस में ये क्या होते हैं, ये वन वन फंक्शन भी कहलाते हैं, वन वन फंक्शन भी कहलाते हैं, फंक्शन भी कहलाते हैं, ठीक है? और सभी बी एलिमेंट के पास इसका प्री इमेज दे रखा है ए के अंदर, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ऑन टू फंक्शन भी कहेंगे, ऑन टू, एक सेकेंड, ऑन टू फंक्शन भी कहेंगे इसको। और जब ये दोनों फंक्शन पॉसिबल होते हैं किसी सेट के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर, दोनों फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल होता है, ठीक है? तो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ जहाँ पर जो फंक्शन मेरा या फिर जो जहाँ जिस इंटरवल्स पर मेरा वन वन और ऑन टू फंक्शन रिप्रेजेंटेशन आ रहा होगा वहाँ पर उनका इन्वर्स पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए पेज नंबर सेकंड पे चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, आपको ग्राफ बना रखा है साइन एक्स का, ठीक है?
तो साइन एक्स का बेसिकली आपने क्लास 11th में देखा होगा ग्राफ कैसा बनता है, लाइक इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जो कि क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो चलो मैंने इसके कुछ सॉल्यूशंस बनाए हैं। तो सॉल्यूशंस जैसे कि मैंने ये सॉल्यूशन बनाए हर इंटरवल स्पेस के। तो मैंने इंटरवल्स पे जो मैंने सॉल्यूशन बनाया तो मैंने क्या नोटिस किया कि इसका यहाँ पे -1, -1/√2, -1, ये रिपीटिशन में नहीं आ गया। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको इसको ऐसे शो करने की कोशिश करूँ, -2π, ठीक है, -3π/4, ठीक है, π/2 एंड -π/4। मैंने इसके 2-3 इंटरवल्स उठा लिए और इस साइड में उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने -1, -1/√2, ठीक है, -1 और -1/√2 अगेन अगेन आ रहा है। तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो हैगा ये इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है ना, और इसके अंदर ये इससे कनेक्टेड है। मेरा जो ये हैगा मेरा 90 वाला है, ये अगेन इससे कनेक्ट आ रहा है, और ये जो मेरा π/4 है 45 जो हैगा वही मेरा इससे कनेक्ट आ रहा है। मतलब मैंने क्या नोटिस किया कि ये तो मेरा मैनी वन फंक्शन हो गया ना, मैनी वन फंक्शन हो गया। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैनी वन फंक्शन जो होता है, मैनी वन जो फंक्शन होते हैं उनके इन्वर्स पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या नोटिस करा किया हम लोगों ने कि साइन एक्स जो हैगा, साइन एक्स हैगा या फिर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर तो हर केसेस में हमने क्या नोटिस किया है कि हर एक इंटरवल बाद सेम वैल्यूज रिपीटेड होती हैं। तो इस तरीके से तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं था। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि ना कुछ इंटरवल्स बना दिए, ठीक है, उन्होंने क्या करा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इंटरवल्स बना दिए जिस पर उसका इन्वर्स पॉसिबल था। फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने 90 से -90 से 90 तक का जब इंटरवल बनाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो फंक्शन है मेरा, जो साइन एक्स है, उसका इन्वर्स पॉसिबल हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अब रिप्रेजेंट कर रहा है 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने साइन इन्वर्स का टेबल बनाई है, ठीक है। तो इसके अंदर -90, -60, -45, -30, 0, आप किसी भी केस में देख लो, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो रिपीटेड आ रही होगी। नेगेटिव में है वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, वो रिपीटिशन नहीं मानी जाएगी। तो क्या देखा आप लोगों ने कि हर एक पॉइंट पर हर एक वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो ये ऐसे केस में इसे क्या कहेंगे, ये एक 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो 90 से -90, मतलब -90 से 90 मैंने क्या बना दिया, इसके इंटरवल्स बना दिए, ठीक है। जैसे ही मैंने इंटरवल बनाया, मैंने क्लोज करा, तो ऑटोमेटिकली ये एक 1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन बन गया, ठीक है। चलो, तो अब समझ आया कि इन्वर्स जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो कब पॉसिबल और कैसे पॉसिबल है। क्लियर? नाउ अब हमारे को देखो कुछ इंटरवल्स हैं जो क्लास 12th के अंदर आपको याद रखने हैं। अगर ये याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओगे, तभी आपको समझ आएगा कि कोई फंक्शन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या वो पॉसिबल है उस इंटरवल पे या नहीं, ठीक है। तो आपको जैसे कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसका डोमेन मेनली क्या रहता है, -1 से 1 रहता है और ये क्लोज इंटरवल पे रहता है। इसका रेंज क्या रहता है, -π/2 से π/2, ठीक है। ये आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद होंगी तभी आपको पता चलेगा क्या इन्वर्स जो हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है या इन्वर्स दे रखा है उनकी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है या फिर आउट ऑफ रेंज हो जाएंगी तो उन्हें रेंज के अंदर लेके आना होगा। कैसे लेके आएंगे अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ओके। चलो, तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैंगी या ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी आपको डोमेन और रेंज दे रखी है। आप इसे कॉपी में नोट कर लेना और इसको याद भी कर लेना। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ओके। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है इसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो हमने क्या करा है, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ना कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। चलो, तो जिसमें सबसे पहला मेरा हैगा प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चंस। मतलब इसके अंदर क्या है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना होगा, जिसके लिए आपको जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको ये लिखवाई हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर ये याद होंगी तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे या फिर समझ पाओगे कि हमारी जो इंटरवल्स हैं इसके अंदर लाइक कर रही है या नहीं कर रही हैं। चलो, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक है मेरे पास सिंपल तरीका तरीका और एक है थोड़ा लॉन्ग मेथड। तो लॉन्ग मेथड से समझ लो कि रियली में क्वेश्चन होते क्या हैं, लेकिन आपको लगाना वो सिंपल तरीका ही है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये क्लास 12th के अंदर। चलो, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने पहला क्वेश्चन उठा लिया। तो पहले क्वेश्चन को मैंने क्या कर लिया, लेट करके लिख दिया। लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू में
एक्स, मैंने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो साइन इन्वर्स जब इधर से उधर जाएगा तो कैसे चले जाएगा, ये साइन एक्स की फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, अब याद करो 1/2 जो होता है ये साइन में कब पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है हमारे पास साइन π/6 साइन एक्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो 1/2 होता है साइन पर π/6 पर होता है। अब यहाँ से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर आपको याद हो तो आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए इक्वल्स टू में साइन बी, तो क्या रह जाता है हमारे पास, एंगल ए और एंगल बी रह जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हुई, तो मेरे पास एक्स इक्वल्स टू में कितना आ गया, मेरा π/6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं थोड़ा, जैसे कि मैंने लेट क्या करा था, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इक्वल्स टू में π/6। तो फाइनली आपका ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मेरी π/6 होगी। ठीक है, और इसका एक डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप लोग ना पहले एडजस्ट कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए साइन इनवर्स, ठीक है, 1/2 किस पे होता है, साइन π/6 पर होता है, तो साइन से साइन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो π/6 आंसर। ठीक है, तो इसके दो तरीके करने के आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास क्या है, tan इनवर्स 1। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको शॉर्टकट से लॉन्ग कट से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो, हम लोग शॉर्टकट से करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप ना एक तरीका और है जिससे और जल्दी निकाल सकते हो। आपको क्या पता है वन कौन से केस पर आता है, मेरा वन जो होता है वो π/4 45 डिग्री पर आता है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख दो, π/4। लो जी, आंसर खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप घर से करके लेके आना। ठीक है, चलो, तो अब हम टाइप फर्स्ट का पार्ट बी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म आ रही होगी। ठीक है, मतलब नेगेटिव में होगा ये जो वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर। तो ऐसे इसके लिए हम लोगों ने क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूले जो यूज़ करने होते हैं वो ये है हमारे पास, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स में क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है। टैन इनवर्स वाले में टैन बाहर आ जाता है, जबकि कॉस सेक एंड कॉट जो होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं, 180 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लाइक इस टाइप से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखी है जो कि है सिन कॉस्टा। तो सिन कॉस्टा के अंदर क्या है मेरे पास, अपना साइन तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर जो कॉस है ना, बस इसका ध्यान रखना है, कॉस कॉस नहीं होता है, कॉसेक होता है। और टेन के अंदर ये जो टी ए होता है ये टेन रिप्रेजेंट करता है। तो साइन कोसेक एंड टेन, साइन कोसेक एंड टेन में क्या होगा आपके पास, कि इनके अंदर का जो नेगेटिव होगा बाहर आ जाएगा। इनको छोड़ के जो मेरे पास कॉस सेक एंड कॉट है वो कैसे रिप्रेजेंट करे जाएंगे, 180 में से माइनस करके। क्लियर बात। फॉर एग्जाम्पल करें, मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे पास क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है मेरे को साइन इनवर्स -1/√2। क्लियर बात। तो बेसिकली हम लोगों को एक बात पता है कि माइनस का हैगा, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिन कोस्टा के हिसाब से कह लो या इस फॉर्मूले के हिसाब से कह लो, नेगेटिव जो हैगी वो बाहर आ जाएगा, साइन 1/√2। ठीक है, अब जैसे कि अब ये नॉर्मली किस फॉर्म में आ गया, जो हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चंस करे थे उसकी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो साइन 1/√2 कौन से पे पॉसिबल होता है, ये होता है मेरा 45 पर। तो आंसर क्या हो गया मेरे पास, -π/4। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या रखा था हमारे पास, कॉस इनवर्स 1/π/2। ठीक है, तो देखो बेसिकली अब मेरे को अगर इसके अंदर माइनस का आ गया तो हम वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो कॉस मेरे पास क्या आएगा, ये रहा। तो मैं कैसे करूँगा, 180 माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखो मेरे पास पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये 1/2 जो होता है बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि कौन से पर होता है, कॉस, जो हमारी कॉस की 1/2 की जो वैल्यू होती है ये 60 पर होती है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं π/3। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/3। तो π/3 अगर मैं इसको सॉल्व करूँ एलसीएम लेके, तो मेरे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 2π/3। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन और था मेरे पास, जो कि था मेरे पास कॉट इनवर्स
-1। ठीक है, ये मेरा एक और क्वेश्चन था, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या आएगा, कॉट आ गया, तो सिन कॉस्टा के हिसाब से ये उससे अलग है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसको, 180 माइनस कॉट इनवर्स 1। अब ये 1 किस पे होता है, ये होता है मेरे पास 45 पर। ठीक है, एलसीएम लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 पाई बाय 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। एक था जिसके अंदर अब मेरे को डायरेक्ट वैल्यू निकालना सीखना था। एक था अगर मेरे को वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ ये स्पेशल फॉर्मूलाज पढ़े जो कि ये रहे आपके सामने। ठीक है, ट्रिक क्या है इनको याद रखने की, वो ये रही, सिन कॉस्टा। ओके।